आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान अफसर की जिनकी ज़िंदगी हिम्मत, हौसले और जद्दोजहद की ज़िंदा मिसाल बन चुकी है। ये कहानी है सूरज तिवारी की। 2017 में दादरी के करीब पेश आने वाले खौफनाक ट्रेन हादसे ने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। व्हील चेयर पर बैठकर और सिर्फ 3 उंगलियों की मदद से यूपीएससी की तैयारी की। किसी बड़े कोचिंग इदारे के सहारे के बगैर सिर्फ सेल्फ स्टडी के ज़रिए इम्तिहान पास किया और शदीद जिस्मानी तकलीफ़ के बावजूद उन्होंने यूपीएससी जैसा मुश्किल इम्तिहान भी पास किया और लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद की नई रोशनी भी बन गए। आखिर कहां से आया इतना हौसला, कैसे नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन बना दिया? सूरज तिवारी से हम बात करेंगे अपने आज के शो में और कुछ सबक लेने की कोशिश करेंगे। आइए इस्तकबाल करते हैं सूरज तिवारी साहब का। सबसे पहले जी सूरज तिवारी जी, मुंसिफ टीवी की तरफ से और मिराज मलिक की तरफ से आपको सैल्यूट है, सलाम है। और ये सैल्यूट सलाम सूरज तिवारी के लिए नहीं है, बल्कि सूरज तिवारी के उस जज्बे के लिए है कि जिसने उन लोगों के लिए एक इतनी बड़ी मिसाल, एक इतना बड़ा मिसाल का पिलर खड़ा कर दिया है कि जो लोग अक्सर छोटी छोटी परेशानियों को सामने रखकर एक्सक्यूज़ देकर हिम्मत हार जाते हैं। जी अच्छा सूरज साहब, बाकी सवाल पे हम आगे जाते रहेंगे। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि आपकी जो अर्ली लाइफ थी, आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं, और आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए बुलाया है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलॉन्ग करता हूँ, और मैं एक ब्राह्मण मध्यम वर्ग फैमिली से आता हूँ। जी। मेरे पिताजी की सिलाई की दुकान है, जो कि काफ़ी सालों से वो वही सिलाई की दुकान पे ही अपना काम करते हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ है। मेरे 2 छोटे भाई-बहन हैं, वो दोनों, एक बीटेक कर रहा है, दूसरी मेरी छोटी बहन है जो भी कॉम्पिटिशन की सेम यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई है। सूरज जी। तिवारी साहब, ये फैमिली बैकग्राउंड है आपके पिताजी की कपड़े सिलने की दुकान है, माताजी आपकी फैमिली में हाउस वाइफ हैं, भाई पढ़ रहे हैं। फैमिली का आपने हमारे व्यूवर्स को तारुफ दिया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं अपने उस सफ़र की तरफ कि जहाँ से हमारे इस शो का आगाज़ होता है और इस शो की वो पहचान बनता है कि जिस वजह से हम आपको यंग आइकन शो में आज हमने आपको शामिल किया है। सिविल सर्विस जी। हर उस पढ़ने वाले का सपना होता है जो गवर्नमेंट या देश की सेवा के लिए ख्वाब देखता है। क्या आप बचपन से ही सिविल जी। सर्विस की तरफ जाना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन से मेरी मम्मी-पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, तो मैं उसी डायरेक्शन में मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया। देखते-देखते मैं 12th सीबीएसई बोर्ड में गया, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्च्यूनेटली मैं फेल हो गया, क्योंकि जी। उस समय मैंने इतना स्टडीज़ पे ध्यान दे नहीं पाया, और सारी चीज़ों की वजह से मैं 12th में फेल हो गया सीबीएसई बोर्ड से। देन फिर मैंने यूपी बोर्ड से 2014 में दोबारा से यूपीएससी किया। ओह सॉरी, दोबारा से अपना 12th जी। का एग्ज़ाम दिया। जी। उसके साथ ही साथ मैं कंपनी में भी जॉब किया हूँ, और ये जो आचार्य होती है, जैसे कि पूजा पाठ करवाना होता है, कथा भागवत में, है ना? शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो आचार्य होती है, इसको मैंने सीखा, और फिर मैंने इसमें काफ़ी काम किया। काफ़ी मेरे क्षेत्र में लोग मुझे इस काम की वजह से जानते हैं। जी। एंड देन फिर 2017 में मैं दिल्ली में ही जॉब के लिए, दोबारा से प्राइवेट जॉब करने के लिए मैं दिल्ली गया। वहाँ पर मैं सैमसंग में टीएनएसटी नोएडा में प्लांट है, जी। वहाँ पर मैं एज़ ए लाइन में काम करता था, जैसे बाकी सभी करते हैं आम लोगों की तरह। ऐसे ही मैं भी आम जीवन जी रहा था, छोटे-छोटे सपनों के साथ में। जी। 29 जनवरी 2017 को मैं घर जा रहा था दिल्ली से मैनपुरी। तो हम लोग अलीगढ़ के रास्ते से जाते हैं, जनरली हमारे यहाँ से जी। जी। रूट वो शॉर्ट पड़ता है जी। कि जी। वहाँ से 2 घंटे का ट्रेन रहता है, 2 घंटे से बस रहता है। तो जनरली 20 बार का आना-जाना था। मैं भी नाइट शिफ्ट करके सुबह में जा रहा था, गेट पे खड़ा था। जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन चलने लगी, और थोड़ी देर के बाद में पता नहीं अंदर से हलचल सी हुई, और मैं सीधा
ट्रैक पे गिर गया। गिरने के बाद का मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कहाँ क्या हुआ। बस मुझे पता लगा कि मुझे पहले गाजियाबाद हॉस्पिटल लेके गए, देन आनंद विहार लेके गए, उसके बाद में फाइनली एम्स में जाके मेरा इलाज हुआ। इलाज में मैंने अपने लिम्स को खो दिया। देन उसके 6 महीने बाद मेरा जो बड़ा भाई था वो भी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो वो बहुत कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श हो गई उस समय पर। फिर कहते हैं ना कि करिश्मे हुआ करते हैं, वैसे ही एक मैजिक मेरे साथ भी हुआ। उसी समय मैं एक जेएनयू के स्टूडेंट से मिला, उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया। आपको बताऊं उस समय मुझे जेएनयू के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता था कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय भी जी, हमारे जी। हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जितनी आसानी से, जितने आराम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं कि एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हो जी गया, फिर मैं वापस आ गया, फिर जेएनयू में किसी दोस्त ने हमें कुछ बताया कि जेएनयू भी कोई जगह है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का आज का जो बेस है कि एक वो इंसान जो अपने हाथ जी पैरों पे था, कहीं भी आ सकता था, जा सकता था, स्ट्रगल कर सकता था, और किन्हीं जी वजहों से उसके पैर नहीं रहे, हाथ नहीं रहे, और इस मौके पे तो आगे हर इंसान हिम्मत हार जाता है और वो सोचता है कि अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। ये जो विल पावर है, ये जो हिम्मत है, ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? और उस ये आपका जो इलाज था, जब आपको पता चला कि आपके जिस्म के अब ये हिस्से आपके साथ नहीं हैं, आपके ऊपर क्या गुजरी, आपके घर वालों पर क्या गुजरी? मेरा हादसा बहुत ही ज्यादा दुखद था। जब घर वालों को पता लगा कि एकदम से हादसा हो गया तो सब एकदम हक्के बक्के रह गए, सब दौड़ कर पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी को एकदम मिलने नहीं दिया मुझे। फिर बाद में पता लगा कि मेरा दोनों पैर और दोनों हाथ चले गए हैं। फिर मैंने बताया ना कि उसके 6 महीने बाद ही हम इसी हादसे से उबर रहे थे, तभी 6 महीने बाद जो मेरा बड़ा भाई था वो भी एक एक्सपायर हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। तो वो माहौल माँ बाप के ऊपर वो जो गुजरी है वो मैं आपको शब्दों में शायद नहीं बता सही सकता बात, हूँ यहाँ सही बात। पर। लेकिन वो जो स्थिति होती है कि आप एक माँ बाप है जिनके दो बच्चे, एक की उम्र भी 22 साल है, एक की उम्र 24 साल है, 24 साल का खत्म हो जाता है, 22 साल का बच्चा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो माँ बाप की स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी इसके लिए। और मैंने उसी साल ही जेएनयू का पहली बार एंट्रेंस दिया था, उसमें फेल हो गया। फिर मैंने दोबारा से फिर से एंट्रेंस दिया, उसमें पास हुआ। तो जो स्थितियां बनती गई, एक तरीके का मोटिवेशन मुझे वही देती गई कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मैं अगर ऐसा हो गया हूँ तो मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि आज मैं विक्टिम बना हूँ, वो ट्रेन एक्सीडेंट सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं है। आज के समय में आप अगर गवर्नमेंट का डाटा उठाएंगे, आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप जी, डाटा उठाइए, मोर देन 500 एक्सीडेंट तो हमारे यूपी में ही हो जाते हैं ट्रेन से, सही बात, है सही ना। बात। तो इट्स तो ये किसकी गलती है? ये मेरी गलती नहीं, ये एक सिस्टम की गलती है। और सिस्टम कोई व्यक्ति नहीं है। सिस्टम किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, सिस्टम पूरा हम सभी से चलता है। तो मेरे अंदर बस यही था कि इस सिस्टम को कहीं ना कहीं मुझे सुधार करना है, ताकि आज एक सूरज तिवारी है जो कि 2 पैरों से 4 पहियों पर आ गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे कोई भी ऐसा हो जो अपने जी। 2 पैरों से 4 पहिए पे आए। और इसी धारणाओं, उन्हीं विचारों के साथ साथ मैंने अपने आप को अ, ऐसा बनाया कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है। उस फिर समय सिविल सर्विसेज की आपने बात की, तो उस समय मुझे नहीं पता था। तो जेएनयू पहला पॉइंट था मेरी लाइफ का, जी, जिसके लिए मैंने मेहनत की। जेएनयू में आपका प्रवेश होता है, जेएनयू में आप एंट्री करते हैं, और उस जी हालत में आप एंट्री करते हैं कि हर इंसान आपको जी पलट के देखता होगा, कहीं दया की निगाह से, कहीं जी जो है हैरान जी वाली निगाह से, कि एक इंसान ऐसा है कि जिसके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो गई है, इतने जी परेशानी जी में है। तो वो वहाँ रहकर आपकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट था, वो कैसे हुआ? अभी मैं प्रेजेंट में, मेरा मीडिया का ही काम है। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी। जी, जी, तो जी। अभी मेरा मीडिया को और लोगों को देखने का जो नजरिया है बिल्कुल अलग है ना। और जब मैं बाहर आके लोगों को जब देखता हूँ तो वो लोग जो जेएनयू को देखते हैं वो बिल्कुल अलग देखते हैं। क्योंकि जब मैं गया जेएनयू अंदर, तो जेएनयू बिल्कुल अलग है। वहां पर जेएनयू का जो एनवायरनमेंट है, वहां आपको सबसे पहली चीज तो ये फील ही नहीं होने दिया जाता है कि आप एक डिजेबल पर्सन हो। जी, क्योंकि हर किसी के अंदर, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि 100% फिट हो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। बस
उनका जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी होता है वो कम और ज्यादा होता है। कोई 2% विकलांग होता है, कोई 100% विकलांग होता है। तो बस हमको ये समझने की जरूरत होती है। जी। जेएनयू के बाहर मेरे मैं 1 साल तक रहा, वहां लोगों की धारणाएं बिल्कुल अलग थी। लोग अलग हिसाब से सोचते हैं, लोग उन गहराइयों तक नहीं सोच पाते जो मैंने जेएनयू के अंदर जाके इस चीज को सीखा। मुझे दोस्त मिले, माहौल बना। सबसे अच्छी चीज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा। जी। तो आने जाने के लिए रास्ता है। इवन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर हम लोग नॉर्मली भी नहीं जा सकते, लेकिन मैं व्हीलचेयर से आई कैन एक्सेस दैट प्लेस। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे मिला, और उसी समय मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी मिली, और फिर मैंने 2018 से ही यूपीएससी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर जी। दिया। अच्छा सूरज साहब, मुझे कुछ लफ्ज़ अपने इस शो में ऐसे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता, लेकिन हमारे शो की ज़रूरत है और लोगों को उसके बारे में जी पता भी चलना ज़रूरी है, ख़ासकर उन नौजवानों को जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों पे हिम्मत हार के ना तो अपना गोल सेट कर पाते हैं और कभी कभी बैकफुट पे आके अपने मकसद से भटक जाते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि सिर्फ 3 उंगलियों की मदद से आपने यूपीएससी की जी तैयारी करी, और ना सिर्फ तैयारी करी बल्कि 2 जी बार क्रैक करके 2025 में आप, शायद मैं अगर सही हूँ जी। तो 943वीं आपने रैंक हासिल करी थी 2025 में। तो मैं कितना मुश्किल नाइन रहा ये फोर्टी सफ़र? थ्री यस। जी जी 943। तो ये यस कितना मुश्किल रहा ये यस। सफ़र? ये सफर भी, हालांकि मैं जेएनयू से बहुत कुछ सीखा था, और सर्विस जब मैंने ज्वाइन की उस समय तक मुझे बहुत कुछ चीजों की जानकारी हो चुकी थी। जब मैं सिस्टम में आया, सिस्टम में आने के बाद भी सिस्टम में भी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी अ, कमियां हैं, बहुत सारे गैप बने हुए हैं। जी जी अब गैप ऐसे हैं कि अगर मैं पर्सन विद डिजेबिलिटी हूँ, व्हीलचेयर यूजर हूँ, तो मैं उस जगह पर मैं बॉर्डर एरिया में जा ही नहीं सकता हूँ। जी। अब उसको सिक्योरिटी रीजन है, वो भी एक उसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी रीजन है। सेकंड, मेरी फिजिकल कंडीशन है, वो भी ठीक है। लेकिन इसके सबके बावजूद भी एक चीज आती है कि मेरा जो इच्छा शक्ति है कि मुझे वहां जाना है। लेकिन इन चीजों की वजह से जो ये गैप है छोटे छोटे से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं बन पाया है। मैं लवासना में ट्रेनिंग पे गया, वहां पर मैं 2-3 जगह पर नहीं जा पाया, जी क्योंकि कुछ जगह ऐसी जगह पर थी जहां पर रास्ता नहीं है, कहीं मतलब गड्ढे गुड्ढे ज्यादा है। जी। इसलिए मुझे वहां पर डायरेक्टली मना कर दिया गया कि नहीं, आपको हम यहाँ नहीं भेजेंगे। तो लवासना ने ही मुझे कुछ एक्टिविटीज करने के लिए दे दिया। उसके बाद जब मैं भारत दर्शन पे गया, तो अब चाहे स्काई डाइविंग हो, है ना, चाहे स्कूबा डाइविंग हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पूरी बॉडी का होना जरूरी होता है, लेकिन बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी आई एम नॉट अलाउड टू डू डू हम्म। डू सो। है ना, तो ये चैलेंजेस कंटिन्यूसली एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को अगर सर्विसेज में आते हैं तो उनको ये फेस करना पड़ता है। इसके बावजूद भी सिस्टम में अच्छी बात ये है कि एवरीबडी विल नो यू, एवरीबडी विल encourage you for बिल्कुल your hard work, for your success, and बिल्कुल everybody will support you, but the system is system, you know already. बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे जी ये है कि जितनी हमने रिसर्च करी पता चला आपके बारे में कि बिना किसी कोचिंग के आपने जी यूपीएससी क्रैक किया, और एक बार नहीं 2 बार किया। आज के दौर में जहाँ छोटी जी छोटी क्लासों से ही बच्चों की कोचिंग लग जाती है, बिना ट्यूशन के बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मार्क्स लाने ज़रूरी हैं अच्छे कोर्सेज के लिए। मतलब सूरज तिवारी के अंदर ऐसा क्या है कि जिस्म ने साथ छोड़ दिया, हालात ने साथ छोड़ दिया, और जाहिर सी बात है यूपीएससी की तैयारी जिसमें लाखों रुपए लगते हैं, सब पढ़ते हैं, फिर भी नाकामयाबी उनके हाथ लगती है। वो तमाम तर हालात आपके सामने रहे कि जहां इम्पॉसिबल है हर चीज़, पैसे नहीं हैं, आप कोचिंग नहीं कर सकते, यूपीएससी क्रैक करना इम्पॉसिबल है। आप के अंदर डिसेबिलिटी आ गई हैं, ये भी भगवान की एक देन है, पता नहीं उसी वजह से आपको यहाँ तक अल्लाह ने आपको पहुँचाया। तो वो क्या, जी। कौन सी विल पावर है आपके अंदर के, मतलब यहाँ तक आपने बिना कोचिंग के पहुँच गए? जब मैं आपको बताऊं, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एक बहुत बहुत कठिन परीक्षा बिल्कुल है ना। अब ये रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही 24 तारीख को एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन पेपर आया, तो आपने भी शायद देखा होगा। तो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर है, अब तक का यूपीएससी का सबसे हार्ड पेपर है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं उसको हार्ड पेपर नहीं कहूंगा, मैं उसको लेंथी पेपर कहूंगा कि हाँ, पेपर जी
बड़ा काफी था। जी। उसको पढ़ने के लिए एफर्ट थोड़े ज्यादा लगते हैं, समझदारी थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन यूपीएससी तो पहले से ही हार्ड है। अगर आप हार्ड को और हार्ड कहोगे, अगर पत्थर को पहले से ही कहोगे कि वो कठोर है, और फिर बाद में कहोगे पत्थर कठोर है, तो वो तो कठोर पहले से ही बिल्कुल। है ना। अब जब मैं 2018 में जेएनयू पहुंचा, तो वहां पर मैं रूसी भाषा में था। वहां मुझे पता लगा कि रूसी भाषा से इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे चलकर अ, नहीं होते हैं जी। आम आम लोगों के लिए, क्योंकि हर साल 300 से 400 बच्चे रूसी भाषा का अध्ययन करते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। और बिल्कुल। उन 400 बच्चों के बीच में अपनी जगह बनाना एक प्राइवेट सेक्टर में, बीइंग एन डिसेबिलिटी, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। जी। तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जानकारी जुटाई, और मुझे यूपीएससी के बारे में, आईएएस जैसी सर्विस के बारे में पता लगा। तो मैंने बोला कि मुझे ये करना है। जी। उसी समय अच्छा ये हुआ कि जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट के समय में मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मुझे जानते भी नहीं थे, उन लोगों से मेरा मिलना हुआ, और इन्होंने यूपीएससी की बारीकियां मुझे बताई, और उन्होंने बताया कि एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे कैसे और सब्जेक्ट की गहराई से जाना जाए। जी। कोई भी बात कही जा रही तो उसका सही में अर्थ क्या है। कुछ इंग्लिश में एक फ्रेज है, रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। तो वो चीज है। अगर यूपीएससी के परीक्षा में बैठना था, कुल 2 लाइनों के बीच में जो खाली जगह है, उसमें देखना है उसमें क्या लिखा है, तभी आप उसकी गहराई को समझ पाएंगे। मैंने इस चीज को कोशिश किया, और मैंने 2021 में अपनी पहला अटेम्प्ट दिया था, जी। लेकिन मैं उसमें सफल हुआ नहीं। फिर मैं 2022 में मैंने दोबारा दिया, उसमें मैं सफल रहा, और मैं 9,917 रैंक के साथ में मैंने यूपीएससी क्रैक किया, और स्टूडेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी पोस्टेड हूँ, और जी। उससे मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अलॉकेट हुआ। जी। फिर क्या हुआ, एक्चुअली वहां पर एक कहानी में थोड़ा सा टर्न आता है। जी। जी। ये आता है कि मेरा मेरा 2022 में सेकंड रैंक था। जी। मेरी कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक था, जी। और फर्स्ट रैंक था, आई थिंक आप लोग नाम जानते होंगे, पूजा मरोरमा जी। जी। खेड़कर जी का। बिल्कुल। हाँ, तो उनका फर्स्ट रैंक था, मेरा सेकंड रैंक था, और लिस्ट में बाकी लोग थे। टोटल 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। एंड देन क्या हुआ कि मेरा जो फिजिकल कंडीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से ही मैच कर रहा था। जी। तो चूंकि मेरा मेरिट सेकंड था, इसलिए मुझे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलोकेट होना चाहिए था। जी। मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस डीओपीटी ने अलोकेट किया। जी। देन मैंने इंक्वायरी किया, तो पता लगा कि पहले से ही फिजिकल क्राइटेरिया जो बने हुए हैं वो पहले से ही फिक्स हैं। जी। तो उसमें कोर्ट जाने का ऑप्शन था, मैं कोर्ट गया नहीं। मैंने बोला कि मेरे पास ना इतना समय है, ना ही इतना पैसा है, ना ही इतनी एनर्जी है, जी। तो मैं कोर्ट के चक्कर काटूं। फिर 2024 में 23 का टाइम मैंने दिया नहीं, 24 में यूपीएससी ने रूल को चेंज कर दिया। उन्होंने सर्विस से फिजिकल क्राइटेरिया हटा दिया। अच्छा। हाँ, तो 2024 में जब उन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया हटा दिया, तो मैंने 24 में फिर दोबारा से अटेम्प्ट दिया। तो 24 में मेरा हुआ नहीं, तो 2025 में फिर मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया, और 943 रैंक के साथ में मैं अभी अपनी न्यू सर्विस के एलोकेशन का वेट कर रहा हूँ। आपके जो जर्नी है यहाँ तक पहुँचने की, हम देख रहे हैं कि पहले कदम पे आप गिरते हैं, दूसरे कदम पे आप ना सिर्फ संभलते हैं बल्कि कामयाब होते हैं। 2021 में आप यूपीएससी दिया, कामयाब नहीं हुए, वो 2022 में दिया, फिर हो गए, फिर 2024 में दिया, फिर कामयाब नहीं हुआ, 25 में दिया तो कामयाब हो गए। आपने जो चाहा था ज़िंदगी से, क्या आपको वो मिल चुका है या अभी सफ़र जारी है आगे? और अब मैं कहूँगा कि यूपीएससी का तो सफर मेरा यहीं तक का था, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इस बार अलोकेट हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, या फॉरेन होगा, या रेवेन्यू होगा, इन्हीं 3 में से कोई एक सर्विस अलोकेट मुझे हो जाएगा। और इसी के साथ में यूपीएससी में तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पैरा ओलंपिक्स के लिए स्विमिंग में मेरा इंटरेस्ट काफी है, तो मैं स्विमिंग करता हूँ, और मेरा बॉडी मूवमेंट फिजिकली नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर्स ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू स्विम, तो मैं स्विमिंग करता हूँ। पैरा ओलंपिक्स के लिए मेरा आगे का फ्यूचर गोल है कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ पैरा ओलंपिक्स में। मैं भी सीख रहा हूँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो शो को देख रहे हैं या जब कभी भी देखेंगे इस शो को, जाहिर सी बात है हर रोज़ हर कदम पे जनरेशन टू जनरेशन आपकी जर्नी से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। एक अफसर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीली आई, क्या महसूस किया
क्या पहले वाले सूरज तिवारी आपको अपने अंदर महसूस होते हैं, या फिर अब आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ हूँ? मुझे लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, जी। और हम हो या आप हो, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी धारणाएं बदलती है, हमारा जी। व्यक्तित्व बदल जाता है। और ये तो सत्यता है कि हाँ, जो 10 साल पहले सूरज तिवारी था मैं, वो आज हूँ नहीं, और जो आज हूँ वो आने वाले 10 साल के बाद मैं फिर से बदल जाऊंगा, है ना? क्योंकि चीजें, वक्त, हालात सब कुछ बदल जाएगा आने वाले 10 साल में। तो ये सत्यता है, चीजें बदलती हैं, और मैं भी अपने अंदर इस बदलाव को महसूस करता हूँ। जी। और मैं तो हर किसी से यही आग्रह भी करता हूँ कि वक्त के साथ में बदलना सीखिए। जीवन जीवन जल की बहती हुई एक धारा है। जी। इसी धारा के साथ ही आपको बहना है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप रुक जाएंगे और आपके साथ साथ धारा भी रुक जाए, तो वो नहीं होता। धारा वो बहती रहेगी। बिल्कुल। आपको ही समय की धारा के साथ बहना होता है। अच्छा सूरज तिवारी साहब, जब जब आपके सामने मुश्किलात आई, जब जब आपके सामने परेशानी आई, ये मैं उस वक्त से अपनी बात को कह रहा हूँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आज तक के सफ़र में, चाहे वो वापस आके, मैं हैरान हूँ, मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी के बाद भी आप एटा मैनपुरी से वापस फिर दिल्ली आए, जेएनयू में एडमिशन लिया, और जहाँ आज के तारीख में अक्सर घरों में बच्चे पढ़ने को भी तैयार नहीं होते, माँ बाप उन पर जोर देते हैं जाइए पढ़िए। तो वो जो परेशानियां आपके सामने, जब भी परेशानी आपके सामने आई, सूरज तिवारी ने अपने आप को क्या कहकर समझाया? क्या वो जज्बा था आपके अंदर कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है? जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है, जी। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मैं हूँ कौन। जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये समस्या मेरे लिए नहीं है, ये एक समय के लिए समस्या आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे इसको डील करना है। जी। तो मैं हर समस्या को शांति से पहले समझता हूँ कि समस्या क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरे एक्सीडेंट से लेके यहाँ तक, अब सबसे पहली समस्या मेरे जीवन में आई कि मेरी विकलांगता या जी। मेरी डिजेबिलिटी, जी। कि मैंने अपने अंगों को खो दिया। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान है। जी। अब समाधान कैसा है इसका? अब नेचुरली तो ये ग्रो हो नहीं सकते। नेचुरली ग्रो होने के लिए हमारा साइंस आगे चल रहा है, स्टेम सेल रिसर्च है। तो लेकिन स्टेम सेल रिसर्च, मुझे जितना उम्मीद है जिस हिसाब से हम लोग साइंस और एआई में आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी भी हमको 15 से 20 साल स्टेम सेल में लग जाएंगे। जी। स्टेम सेल में क्या होगा कि जहां से मेरा ये सपोजेड ये सर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। जी। ये स्टेम सेल में जाते हैं। जी। इसी के साथ साथ अगर प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में बायोनिक प्रोस्टेटिक जी। आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो करीब वो मोर देन 2 CR का है। तो उससे क्या है कि अगर वो मुझे फिट हो जाएगा, तो आई कैन इजिली वॉक, आई कैन इजिली टॉक, है ना, आई कैन इजिली रन, स्विम, ड्राइव, ईट, राइड, एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो ये किसका एक सॉल्यूशन है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने शुरुआत में तो दर्द ही इतना था कि मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि जी। उस समय क्या ही मैं सोचता। जब मैं जेएनयू पहुंच गया, तब मैंने इस चीज के बारे में, समस्या के बारे में सोचा, और समाधान निकाला कि हाँ, प्रोस्टेटिक मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन प्रोस्टेटिक के लिए मुझे अपना एक बहुत अच्छा भविष्य बनाना पड़ेगा। एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर जाके मैं अपनी बात रखूं और मुझे मेरे प्रोस्टेटिक को मिल जाए। तो इसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन ढूंढा, और उसी का मैंने रास्ता बनाया। रास्ता मुझे ये मिला, मेरे टीचर्स ने बताया कि यूपीएससी सबसे अच्छा रास्ता है इस चीज को पाने के लिए। तो मैंने इसको यूपीएससी चुना। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको सोचते हैं और उसको बना देते हैं। हर समस्या का समाधान है, समाधान नहीं है तो समस्या ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2017 से 2025-26 के दरमियान 8-9 साल का ये अरसा होता है। 2017 के वो सूरज तिवारी जो एटा से दिल्ली नोएडा में छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, और इस अरसे में इतना सब कुछ आपके सामने ऊपर वाले ने इम्तिहान आपके लिए कि जहां इंसान हिम्मत हार के बस सब छोड़ देता है। अगर आप उन हालातों में होते तो जाहिर सी बात है आज कोई आपको पहचानता नहीं, हम भी आपको नहीं जानते, लेकिन आज आप प्रसार भारती में असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ हैं। तो आपको मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग हिम्मत हारते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के सही, चाहे वो किसी भी उम्र के सही, या वो किन्हीं भी हालातों में सही, जो लोग हिम्मत हारते हैं, वो जो आपके अंदर है ना विल पावर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को वो असल बात बताएं कि हिम्मत क्यों नहीं हारनी है, और हिम्मत ना हार के हमें क्या हासिल हो सकता है।
मैं इस पे कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई एक्सरसाइज व्यायाम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ज़िंदगी से बड़ी हो, बिल्कुल, हमारी खुशियों से बड़ी हो, हमारे सुकून से बड़ी हो। तो ठीक है, एग्ज़ाम है, हम मेहनत करेंगे, लेकिन अगर मिला मुझे, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए जान दे देंगे। बिल्कुल, जान नहीं देंगे, ये हमको ईश्वर ने दी है। ये हमको हमारे भगवान ने दी है, ताकि हम अच्छे काम कर सकें, बिल्कुल, लोगों को समझा सकें कि कोई बात नहीं है, ये नहीं हुआ, अगला हो जाएगा। वो तो एक होने के लिए है ना, हम यहाँ नहीं कर पाए तो हम आगे कर लेंगे। सर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। एक मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया 2021 में। वो जी, अगर क्लियर हो जाता, जैसे आपने बोला कि ये नहीं होता तो क्या होता? वो क्लियर हो जाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो कहीं और होता। कुछ ना कुछ ज़रूर होता। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपने पे भरोसा रखिए। सबसे बिल्कुल। पहले खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सूरज तिवारी जी। साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने, इतने आपका बिज़ी शेड्यूल है और बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हमारे शो के आप साथ जुड़े, हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताईं। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो नाज़रीन, ये थे सूरज तिवारी साहब। प्रोग्राम का ये जो वक्त होता है बहुत छोटा है। इनकी मेहनत, इनकी स्ट्रगल, इनकी परेशानी, इनसे हर कदम कदम पर सीखने वाली बातें इस शो पे तो पूरी तरह से नहीं आ सकती थी, लेकिन तिवारी साहब ने ये बात करके साबित करके दिखा दी। पैर नहीं है कोई बात नहीं, चलेंगे। हाथ नहीं है कोई बात नहीं, लिखेंगे। और अगर जिस्म के अंदर वो तमाम आज़ा नहीं रहे कि जिसको इंसान को आगे बढ़ाने में जो मदद करते हैं, फिर भी अपने हौसले, अपने हिम्मत, अपने जज्बे से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं फिर से सूरज तिवारी साहब को सैल्यूट करता हूं। और आप हमारे शो को देख रहे थे, अभी तक हमारे शो को पसंद किया, हमारे नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।